सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में। ये है क्या? और कहता है कि जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो रियलिटी में क्या होता है, काफी सारे इंसानों से मिलकर बना होता है। और इसका जो उद्देश्य होता है, इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, मतलब जिस भी टारगेट के लिए हम बिजनेस खड़ा करते हैं, जिस भी टारगेट के लिए हम बिजनेस ऑर्गेनाइज चला रहे हैं या इंडस्ट्री चला रहे हैं, उसके लिए हमको ये देखना है कि उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इंसान काम कर रहे हैं, जितने भी इंसानों के ग्रुप काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड हो और सभी एक दूसरे से मिलकर काम करें, सहयोग देकर काम करें। कहता है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन होते हैं ना, वो इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसकी देन है। मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपेंड करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या वहां इंडस्ट्री के ऊपर। तो इंडस्ट्री रिलेशन देन है किसकी? इंडस्ट्रीज की। क्योंकि इंडस्ट्रीज लगेंगी तभी तो उसमें बहुत सारे लोग काम करेंगे, और बहुत सारे लोग काम करेंगे तो बहुत सारे समूह भी होंगे, ग्रुप्स भी होंगे। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि वो सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर काम करें, सभी ग्रुप्स एक दूसरे से मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे का सहयोग करें। इसलिए ये होना बहुत जरूरी है। अब कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्या फीचर्स हैं। कहता है कि इसके संबंध में इंडस्ट्रियल रिलेशन के फेवर में कुछ सिम्टम दिए गए हैं, कुछ यहां पर हमारे फीचर्स दिए गए हैं। पहला फीचर क्या है? कहते हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन होते हैं वो कभी भी शून्य में उत्पन्न नहीं होते, बल्कि ये तब पैदा होते हैं जब हमारे सामने काफी सारे लोग होते हैं, बहुत से लोग एक साथ काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और उनके बीच में कुछ लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। तो दो अगर पक्षकार नहीं है, दो अगर पार्टीज नहीं है, तो दो पार्टीज के बिना यहां पर लेबर और मैनेजमेंट उत्पन्न ही नहीं हो सकता। मतलब लेबर और मैनेजमेंट अगर दोनों है ही नहीं, लेबर को अगर हम हटा दें, सिर्फ मैनेजमेंट को रख दें, तो वहां पर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर मैनेजमेंट को हटा दें या दोनों में से किसी को एक के हटा दो, मतलब या तो लेबर को हटा दो या मैनेजमेंट को हटा दो, तो दोनों में से अगर एक पार्टी भी अगर हट जाती है तो वहां पर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का मतलब नहीं हो सकता। तो कहता है यह उद्योगी होता है जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स के लिए इन्वायरमेंट का क्रिएशन करता है। मतलब इंडस्ट्रीज ही होती हैं जो कहीं ना कहीं लेबर और मैनेजमेंट के बीच में रिलेशनशिप को स्टार्ट करता है। सिंपल सी बात है। फिर दूसरी बात क्या है? कहता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को टकराव, टकराव बोले तो कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब अपने को पता होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने एमकॉम की होगी या कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में स्टडी किया होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट समझ लो टकराव। जहां दो लोगों के विचार आपस में नहीं मिलते ना, तो वहां पर क्या पैदा हो जाता है? वहां पर टकराव शुरू हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट सिंपल सी बात, जब दो लोगों के विचार आपस में नहीं मिलते तो वहां पर क्या होता है? टकराव होता है। तो टकराव होने से क्या होता है? विवाद पैदा होता है। तो कहता है कि औद्योगिक संबंधों को टकराव तथा सहयोग दोनों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। तो यहां यह विपरीत संबंधों का आधार होता है। इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन को केंद्रित कर पक्षकारों द्वारा तर्क दिए जाने वाले विकसित व्यवहारों, संबंधों, रुझानों तथा प्रक्रियाओं के अध्ययन पर रहता है, ताकि टकरावों और तनावों को समाप्त किया जा सके। मतलब हमारे पास कुछ ऐसी सी चीजें होती है जिसके थ्रू उन सभी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो मतभेद हैं, जो उन सब के डिस्प्यूट हैं, उन सब की जो मानसिक समस्याएं हैं आपस में एक दूसरे को लेकर, उसको हम यहाँ पर समाप्त किया जा सके, या उसको कम से कम इतना तो करें कि कम से कम वो मिनिमम लेवल पर चली जाए। मतलब वहां पर डिस्प्यूट कम से कम हो। फिर कहता है कि हालांकि लेबर और मैनेजमेंट कभी भी शून्य में काम नहीं करते। मतलब इन दोनों में से कुछ अगर एक भी है तो ऐसा काम हो ही नहीं सकता। कहता है किसी ना किसी एक तंत्र के हिस्से होते हैं। तो यहां पर हमारा क्या कहता है कि इसमें काफी सारी टॉपिक और भी होते हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे जो काम करने की जगह है उसकी टेक्नोलॉजी, लेबर की पॉलिसी, वहां का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ट्रेड यूनियन उनका क्या ओपिनियन है, ये बात भी बहुत मैटर करती है, और इंप्लॉइज की या वॉलेंटियर की क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी बातें भी डिपेंड करती हैं। ये बातें भी बहुत मैटर करती हैं कि उनके रिलेशनशिप आपस में क्या होंगे। क्योंकि ये बात आपको पता है कि मान लो ट्रेड यूनियंस की ओपिनियन अच्छी नहीं है इंप्लॉइज को लेकर, या फिर मान लो मैनेजमेंट की लेकर, अगर मान लो ट्रेड यूनियन लेबर
मैनेजमेंट के रिलेशन अच्छे बनाकर नहीं रखना चाहती, तो क्या होगा, उनके बीच में टकराव होगा। तो काफी सारे लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं या कंट्री का जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है या कंट्री की कोई भी लेबर पॉलिसी है, इसकी वजह से भी बहुत मैटर करता है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस। मतलब लेबर और मैनेजमेंट के बीच के रिलेशन की यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि यहां पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। पहली बात, इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या है, इसका जो मेन टारगेट है वो इंप्लॉइज मतलब लेबर और मैनेजमेंट के बीच में अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश करना। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 1, इंडस्ट्रियल पीस बना के रखना, बोले तो औद्योगिक शांति, मतलब वहां पर काम प्रॉपर अच्छे तरीके से होता रहे। दूसरी बात, हमें क्या करना है, लेबर और मैनेजमेंट के इंटरेस्ट की रक्षा करनी है, मतलब जो उनके हित होते हैं। मैनेजमेंट का हित किस में होता है, काम ज्यादा से ज्यादा हो। एम्प्लॉइज का हित किस में होता है, उनको प्रॉपर बोनस मिले, सैलरी मिले, काम करने की दशाएं अच्छी मिले। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो सेकंड टारगेट है, जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, दोनों के बीच में शांति बना के रखना, फिर उनके जो फायदा है, जो उनके जो हित हैं, उन हितों को भी हम पूरा करें और उनकी रक्षा करें। तीसरी बात, जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को खत्म करना, उनकी रोकथाम करना। फिर प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना। क्यों, क्योंकि अगर उन सभी के बीच में सहयोग की भावना है, आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होने वाला है। फिर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की स्थापना कर रहा, मतलब सभी मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे की सहयोग से काम करें, जो भी मीटिंग हो उसके बारे में लेबर को भी पता होना चाहिए, जो भी डिसीजन लिए जाएं उन डिसीजंस के बारे में सबको पता होने चाहिए, सबके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब सभी को अपने को साथ लेकर चलना है। अगली बात क्या है, पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न करके अधिकतम रोजगार प्राप्त करना, मतलब हमें क्या करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट देना है सभी को। फिर लेबर बार बार हमको ना बदलनी पड़े और लेबर बार बार छुट्टी ना करे, ये बात भी अपने को ध्यान रखनी होती है। फिर उचित मजदूरी व अच्छी काम की दशाएं प्राप्त करके, प्रदान करके हमको क्या करना है, तालाबंदी, गिराव आदि को कम करना। क्योंकि अगर हम उनको अच्छी सिचुएशन, अच्छी काम करने की कंडीशन नहीं देते हैं तो क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, लॉकआउट करते हैं, घिराव करते हैं, फैक्ट्री के बाहर ताला लगा देते हैं। तो ये भी अपने को देखना है, उनको रीजनेबल वेजेस देनी है, काम करने की कंडीशन अच्छी रखनी है। फिर वर्कर्स की जो आर्थिक सामाजिक हित हैं उनकी भी रक्षा करनी है, सोशल इंटरेस्ट या इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर सोच लो कि हमको उनको प्रॉपर टाइम पर सैलरी देनी है, ऐसा वैसा सारी बात। और सोशल के अंदर कह सकते हैं कि उनकी जो सम्मान, इज्जत पाने की जो इच्छा है, रिस्पेक्ट पाने की जो इच्छा है, सोसाइटी में उनका नाम हो, तो ये सारी बातें भी अपने को ध्यान रखनी होती हैं। फिर पब्लिक इंटरेस्ट की दृष्टि से देखें तो घाटे में जो भी चल रही है या जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं उस पर कंट्रोल बना के रखना। फिर पब्लिक इंटरेस्ट में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना तथा सामाजिकरण करना, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कंट्री के फेवर में काम कर रही हैं, तो उनको हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री के फेवर में काम कर रहे हैं, तो उनका नेशनलाइजेशन कर देना। फिर देश की अर्थव्यवस्था के विकास में उच्च उत्पादकता के माध्यम से योगदान देना, मतलब अपने को अगर कंट्री की डेवलपमेंट करनी है, तो कंट्री की अगर अपने को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो कैसे होगी, सभी की जरूरतों को पूरा करके, जिसको जो चाहिए वो प्रोडक्ट उसको टाइम पर अवेलेबल हो जाए। ये कैसे पूरा होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा करके। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के ही हमने क्या स्टडी किए, अभी हमने स्टडी किए इसके ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमने अभी 10-12 पॉइंट हमने देख लिए हैं। अब बात करते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं। प्रिंसिपल्स भी लगभग वैसे ही हैं जैसे हमने यहां पर इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं। पहली बात, एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, मतलब हमें क्या करना है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना है। इसके लिए हमको क्या करना होता है, ये बात मैंने आपको अभी बताई थी, एम्प्लॉइज को मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कराना।
कभी कभी क्या होता है कि मीटिंग्स होती हैं और इंप्लॉइज को इन मीटिंग्स के बारे में पता ही नहीं होता, मीटिंग्स में क्या डिसाइड हुआ, मीटिंग में क्या डिसीजन लिए गए, क्या पॉलिसीज बनाई। मैनेजमेंट तो डिसीजन ले लेती है पर वर्कर्स को पता नहीं होता। अब जब वर्कर्स को नहीं पता होता तो वर्कर्स मन लगा के काम नहीं करते। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाने का पहला मतलब क्या है, ये इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। मतलब जो भी डिसीजन ले, जो भी मीटिंग्स हो, उसके बारे में वर्कर्स को भी पता होना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स ही तो हमारी इंडस्ट्री का अभिन्न अंग होते हैं। उनके बिना क्या आप प्रोडक्शन कर सकते हो? क्या उनके बिना आप टारगेट पूरा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको उनको हर एक मीटिंग में हर एक चीजों के बारे में भागीदारी उनको बना लेना चाहिए। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो बहुत सेंट्रलाइज होते हैं, सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है जो उनको नहीं पता होनी चाहिए, इट्स ओके। बट आपने जो काम उनसे कराना है उनके ऊपर आप काम थोपो मत, बल्कि उनको गल लगा के चलो। मतलब जो भी आप डिसीजन ले रहे हो प्रोडक्शन को लेकर, फर्म के टारगेट को लेकर, तो कम से कम लेबर को पता होना चाहिए, ताकि लेबर को ये लगता है कि मैं फर्म का हूं और फर्म मेरी है, तो वो मन लगा के काम करते हैं। तो इसलिए इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। फिर जो दोनों के दोनों वर्ग हैं, जो दोनों के दोनों मतलब ग्रुप होते हैं, एक ट्रेड यूनियन कह लो और एक कह लो इंप्लॉइज, ठीक है, उन सबके साथ भी अपने को तालमेल बना के रखना होता है। मतलब इंप्लॉइज को क्या चाहिए, इंप्लॉयर को क्या चाहिए, मतलब जो नौकरी देने वाले लोग होते हैं उनको इंप्लॉइज के साथ, ट्रेड यूनियन के साथ आपस में तालमेल बना के रखना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते तो वो लोग क्या करेंगे, गड़बड़ करेंगे, तालाबंदी करेंगे, घिराव करेंगे, लॉकडाउन करेंगे, स्ट्राइक करते करेंगे। तो आपस में तालमेल बना के रखना, ताकि उन दोनों के विचार आपस में मिले, उन दोनों की में समझौते भी कराते रहना। फिर जो ट्रेड यूनियन है और जो इंप्लॉयर है, उनके अच्छे संबंध स्थापित करने की इच्छुक हो, ठीक है। तो अगर उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो क्या होगा, मैनेजर्स को इंप्लॉइज की रिक्रूटमेंट करने में, सिलेक्शन करने में, ट्रेनिंग देने में, मजदूरी फिक्स करने में, ये काम बहुत अच्छे होने वाले हैं। क्योंकि उनके अगर रिलेशन उनके साथ अच्छे हैं तो हमारे ये काम बहुत इजी हो जाएंगे। फिर कर्मचारियों को इंपॉर्टेंस देना। कभी कभी हम क्या करते हैं, इंप्लॉइज को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेबर को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, हम उनको मशीनों की तरह ट्रीट करते हैं। जब हम उनको मशीनों की तरह ट्रीट करते हैं, उनकी बात नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, तो डेफिनेटली क्या करेंगे, वो लोग घेराव करेंगे, हड़ताल करेंगे, तोड़ाफोड़ी करेंगे, काम के प्रति लापरवाही करेंगे, ज्यादा छुट्टी लेंगे। तो ये सारे होने वाले हैं। बट अगर हमने इंप्लॉइज को इंपॉर्टेंस दी तो ये सारी जो चीजें हैं ना, हड़ताल तालाबंदी, या क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। और इसकी जगह पे क्या होगा, अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश होने वाले हैं। अगली बात आती है कि सामूहिक सौदेबाजी। यदि ऑर्गेनाइजेशन में कोई लेबर के साथ हमारा डिस्प्यूट पैदा हो जाए तो हमको क्या करना है, वहां पे एक बार्गेनिंग करनी होती है। मतलब उन सबसे मिलजुल कर हमको बात करनी है, देखना है, उनको समझाना है कि भाई मामला ऐसा सुलटाया जा सकता है। तो यहां पर उन सबसे मिलजुल कर हमको बात करनी आनी चाहिए, बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए, ताकि समस्या है, जो भी डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट को हम सोल्व करा सके। तो ये है जो प्रोसेस होती है, ये है जो सिस्टम होता है ना, ये अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर सहयोग प्रदान करता है। अदरवाइज क्या होता है ना, कभी कभी घर के अंदर भी आपने देखा है, दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट हमको सोल्व करना नहीं आता है। हर कोई अपनी अपनी ईगो में अटका रहता है, उसको लगता है कि मैं ही ठीक हूं, सामने वाले को लगता है कि मैं ही ठीक हूं। या कभी कभी आपने देखा होगा कि हम किसी को फोन नहीं करते हैं, हमको लगता है कि सामने वाला पहले फोन करे, सामने वाला भी यही सोच रहा होता कि हम उसको पहले फोन करें, और वहां पे गैप बढ़ता जाता है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, अपने को गैप को बढ़ाना नहीं है, अपने को सामने वाले से बात करनी आनी चाहिए, बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए, सामने वाले को समझाना आना चाहिए, सामने वाले से अपने को पूछना चाहिए कि भाई बता, रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है या छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। तो मैं तो अभी भी जनरली लाइफ के अंदर मैं लोगों से पूछता हूँ हमेशा भी, कि जब भी दो लोगों के बीच डिस्प्यूट होता है मैं अक्सर पूछता हूँ कि तुम ये बताओ कि तुम लोगों के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो संबंध ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये छोटी छोटी बातें, जिन छोटी छोटी बातों की वजह से हम अपना किसी के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लाइफ में भी देखना चाहिए, कहीं ना कहीं हम ऐसा ऐसा करते हैं, हम बातों को बहुत बड़ा कर लेते हैं और उसके सामने जो हमारा संबंध होता है ना, जो रिलेशन होता है, वो बहुत छोटा हो जाता है। तो वैसा ही यहां पर ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, डिस्प्यूट हुआ, इट्स ओके, सामने वाले से बात करनी आनी चाहिए, समझौता करना आना चाहिए, सामने वाले की बातों को वहां पर घुमा दो,
सामने वाले के साथ जिस बात के ऊपर आप अटके हुए तो वो बात सामने वाले के साथ रिपीट ही मत करो, क्योंकि वो बात अदरवाइज खींच खींच के कभी कभी चिंगम की तरह बहुत बड़ी हो जाती है और वहां रिलेशन खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां पर अपने को ऐसा करना आना चाहिए, सौदेबाजी करनी आनी चाहिए, बातों को घुमाना आना चाहिए, हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक जो हमने अभी डिस्कस किया इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में। (1948) इसमें कुछ डेटा में भी चेंजेस हो सकते हैं, बट आप देख लेना, क्योंकि जैसे जैसे अमेंडमेंट होती आ रही हैं तो कुछ चेंजेस हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर कुछ चेंजेस मिल सकते हैं, तो आप देख लेना, ठीक है। तो कहता है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे फैक्ट्री हैं उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको ऑपरेट करना और काम को चलाने की व्यवस्था होती है कि काम अपने को कैसे करना है, लाइटिंग कैसे होगी, वर्कर कैसे होंगे, वहां पे पेंट कितने टाइम में होना है। तो ये सारी बातें फैक्ट्री एक्ट में लिखी हुई हैं। तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर, इसके अंदर फैक्ट्री में काम करने वाले इंप्लॉइज की सुरक्षा, हेल्थ, वेलफेयर, उनकी जरूरतों, सब चीजों को ध्यान में रखे बनाया गया है फैक्ट्री एक्ट। इसका टारगेट क्या है, जो हमारी फैक्ट्री के अंदर अनियमित वृद्धि को रोकने का प्रयत्न किया गया है। मतलब फैक्ट्रियां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, रूल्स और रेगुलेशन को तो फॉलो करती नहीं है, इसलिए फैक्ट्री एक्ट बना दिया गया कि जब भी फैक्ट्री बनाओ तो ये रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करो। तो फैक्ट्री एक्ट इसलिए एग्जिस्टेंस में आ गया है। तो इसमें काफी सारी बातें हैं जो इसके अंदर प्रावधान में लेकर शामिल किया गया है। तो कहता है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री जिसमें 10 या इससे अधिक एम्प्लॉइज काम करते हैं, उसमें जिसमें बिजली की सहायता से हो, ठीक है, या जिसमें 10 से अधिक से श्रमिक काम करे जिसमें बिजली की सहायता ना हो, तो उसको भी फैक्ट्री एक्ट में लिया गया है। या ऐसी कोई भी कार्यशाला जिसमें, ऐसी कोई भी वर्कशॉप जिसमें एम्प्लॉइज की संख्या 10 से कम हो, और जब ऐसी कार्यशाला को, ऐसी फैक्ट्री को राज्य सरकार ने एक्ट की धारा 85 के अंडर में आकर फैक्ट्री घोषित कर दिया गया हो, क्योंकि सरकार को यह अधिकार है कि वह एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी धारा को पूरी तरह से इस अधिनियम के अंतर्गत ला सकती है। तो गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के पास पूरे राइट रहते हैं कि राइट को कभी भी अप्लाई कर दे। अब बात करते हैं कि फैक्ट्री एक्ट जो हमारा 1948 है, उसके अकॉर्डिंग क्या प्रावधान है, क्या छोटी छोटी बातें हैं जो इसके अंदर आने वाली है। कहता है कि फैक्ट्री एक्ट जो 1948 है उसका अंडर में इन बातों को शामिल किया गया है। सबसे पहली बात, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, काम करने के घंटे, युवा पुरुष महिलाओं का सेवा योजन। जैसे सिंपल सी बात है, आप फैक्ट्री एक्ट में अगर थोड़ा डिटेल में और जाएंगे तो आपको देखेंगे कि एम्प्लॉइज को सुबह के 7 बजे से पहले या शाम को 7-8 बजे के बाद काम करने की इजाजत नहीं है। तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर बात है, मतलब लेडीज को आप रात को नाइट ड्यूटी में काम नहीं करा सकते हो। छोटी छोटी बातें हैं। और मजदूरी के साथ जो साल में छुट्टियां मिलनी है, जो भी बिजनेस की वजह से, फैक्ट्री की वजह से बीमारियां होती हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, रूल्स को लागू करना, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कोई भी फैक्ट्री एक्ट को फॉलो नहीं करता है, गड़बड़ी करता है, उसके लिए क्या पनिशमेंट है, ये सारी की सारी बातें प्रावधान के अंदर जो फैक्ट्री एक्ट है उसके अंदर हम लेकर चलने हैं। तो कहते हैं कि जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है या इस एक्ट के अंडर में बनाए गए सभी कानून के प्रावधान या जितनी भी लिखित बातें हैं, किसी ए देश का अगर कोई उल्लंघन किया जाता है, मतलब एक्ट के अंदर जो भी बातें हैं, अगर उस बात को हम फॉलो नहीं करते हैं, उस बातों को हम तोड़ते हैं, ब्रीच करते हैं, शर्तों को नहीं मानते हैं, तो जुर्माना, पनिशमेंट, फाइन, ये सब लग सकता है। जैसे 2 साल की अवधि तक जेल, कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना। यदि इन सीमाओं के अधीन रहते हुए जुर्माना, पनिशमेंट या आपको जो कारावास है, बोले तो जेल, दोनों भी एक साथ हो सकते हैं। तो दोनों की दोनों चीज अलग अलग भी हो सकती हैं। ज्यादा ही गड़बड़ है तो दोनों की दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती हैं। आगे बात आती है कि व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट के 2 मेजर पॉइंट्स है, वो क्या है। कहता है मेन ऑब्जेक्टिव जो फैक्ट्री एक्ट का है, टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन इन द फैक्ट्रीज, वर्किंग कंडीशन को अच्छे से रेगुलेट करना, हेल्थ की ओर ध्यान रखना, सेफ्टी को ध्यान रखना, वेलफेयर को ध्यान रखना, उनकी जो वार्षिक छुट्टियां हैं उनको ध्यान रखना,
स्पेशल प्रोविजन को हम प्रोवाइड लेके चलेंगे, और जो यंग पर्सन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, उन सारी की चीजों को, उन सबको हम ध्यान में रखकर लेके चल रहे हैं। ये हमारे मेन पॉइंट है जो फैक्ट्री एक्ट के अंदर आते हैं। फिर कहते हैं कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं, ऑर्डर के अंदर हुए हैं, जैसे 1949 में हुआ, फिर 50 में हुआ, फिर 1950, फिर 51, फिर 54, फिर एक्सटेंशन हुआ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 1970, फिर 1976, फिर फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1987। तो ये कहीं ना कहीं होते रहे हैं, बट यहां पे जो हमारा फैक्ट्री एक्ट है 1948, ये एक सोशल लॉ है, इनेक्टेड फॉर द हेल्थ, सेफ्टी एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स इन द वर्कप्लेस। जो हमारा काम करने की जगह है, वहां पर वर्कर्स की वेलफेयर, मतलब सामाजिक कल्याण, उनकी जो हेल्थ है, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो इस लॉ का जो पर्पस है वो क्या है? वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट करना। क्यों? ऑफ प्रोडक्शन कंपनी दैट फॉल अंडर द डेफिनेशन टर्म फैक्ट्री। जो भी फैक्ट्री की टर्म के अंडर में जो भी फैक्ट्रीज आती हैं, वहां पर उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी बनी रहे, उनको रेगुलेट करने का काम करता है। तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंडर में जो फैक्ट्री वर्ड है, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी फैक्ट्रीज आती हैं, जो भी काम करने की दशाएं हैं, वहां पर काम करने की जगहें हैं प्रोडक्शन की, वहां पर काम करने की दशाएं अच्छी हो वर्कर्स के लिए, उस सारी चीजों को इसमें इंक्लूड करके ये लोग लेके चल रहे हैं। करने होते हैं। फॉर्म 1 किस चीज का है? फॉर्म 1 है हमारे पास एप्लीकेशन फॉर द परमिशन टू बिल्ड, एक्सपेंड और यूज द बिल्डिंग एज ए फैक्ट्री। किसी भी बिल्डिंग की, किसी बिल्डिंग को हम ऐसे फैक्ट्री के लिए यूज कर रहे हैं, या उसको बनाना है या एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए हमको फॉर्म 1 फाइल करना होता है। फॉर्म 2 कौन सा है? ये फॉर्म्स के नेम आप याद रख लेना, एमसीक्यू की पर्पस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये। रिक्वेस्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड द लाइसेंस रिन्यूअल इंश्योरेंस फॉर द ईयर। आपको साल के लिए जो भी लाइसेंस रिन्यूअल कराना है या रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट करनी है, उसके लिए फॉर्म 2 है। इसी तरह से फॉर्म 4 है, नोटिस इज गिवन बाय द ऑक्यूपायर और द ओनर टू रिपोर्ट ए चेंज ऑफ मैनेजर। मैनेजर को चेंज किया है तो उसकी रिपोर्ट किसको देनी होती है? ऑक्यूपायर को या ओनर को। उसके लिए फॉर्म फाइल 4। फॉर्म फाइल 5 जो आपने फिल करना होता है वो है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। और फॉर्म 9 है जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स हायर टू वर्क और ऑन और नियर ए रनिंग मशीन। आपने वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन की बात यहां पर करनी है, जो भी आपने हायर किए हैं काम के लिए। फिर जो भी फॉर्म 14 है वो किस लिए है? रजिस्टर ऑफ कंपेंसेटरी हॉलीडेज, जो भी आपकी हॉलीडेज जरूरी होती है करनी, उसके लिए कह लीजिए। फॉर्म नंबर 15 किस लिए है? ओवर टाइम शेड्यूल के लिए, ठीक है, या जो भी अपने वर्कर्स निकाले हैं, डिसमिस्ड किए हैं, उनकी डिटेल्स। फिर फॉर्म नंबर 16 नोटिस ऑफ वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट एम्प्लॉइज। जो भी हमारे एम्प्लॉइज एडल्ट होते हैं उनके वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं। फिर एडल्ट वर्कर का रजिस्ट्रेशन की बात करें, चाइल्ड लेबर की बात करें तो उसके लिए 18 और 19 है। और फॉर्म नंबर 20 किस लिए है? जो भी लीव रजिस्ट्रेशन है विद वेजेस। फिर जो फॉर्म नंबर 21 है वो जैसे एम्प्लॉइज छुट्टी करते हैं उनकी एक लीव बुक होती होगी। फॉर्म नंबर 24 है हेल्थ रजिस्टर को लेकर। तो ऐसे ऐसे फॉर्म बस आपको बस नेम याद रखने हैं। जैसे फॉर्म नंबर 32 है सॉरी, एक्सीडेंट के लिए, या कोई भी ऐसी कोई दुर्घटना घटित होती है आपकी फैक्ट्री के अंदर, उसको आपने जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसका फॉर्म 32 है। तो यहां पर कुछ फॉर्म्स के नेम दिए हुए हैं, और अगर आप वैसे ही थोड़ा सा देख लेंगे, इसको स्टडी कर लेंगे पीडीएफ में, तो आपके लिए हो सकता है कि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रह जाए। अब आगे है जो फैक्ट्री एक्ट है उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहली बात, जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है वर्किंग आवर्स को लेकर। पहला है वर्किंग आवर्स को लेकर। दूसरा क्या है? हेल्थ को लेकर। तीसरा क्या है? सिक्योरिटी को लेकर। चौथा क्या है? ये हमारी केयर को लेकर। ये वर्किंग आवर्स हो गए,
ये हेल्थ हो गया, ये सिक्योरिटी हो गया, ये केयर हो गया, ठीक है। और फिफ्थ जो है वो हमारा पेनल्टी, ठीक है। पेनल्टी, केयर, सिक्योरिटी, हेल्थ एंड वर्किंग आवर्स, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट हो गए हमारे पास, 5। क्या क्या हम इसको लेके चल रहे हैं। पहली बात हम कर रहे हैं वर्किंग आवर्स की। वर्किंग आवर्स के अंदर क्या, अकॉर्डिंग टू एडल्ट वर्किंग आवर्स रेगुलेशन, एडल्ट आवर्स कैन नॉट बी वर्क मोर देन 48 आवर्स इन ए वीक। 48 घंटा हर सप्ताह में, इससे ज्यादा अपने को काम नहीं करना। और अपने को उनको एक हफ्ते में एक छुट्टी भी देनी है, वीकली वेकेशन। हेल्थ की अगर बात करें, एम्प्लॉइज की हेल्थ की, तो अपने को ध्यान में रखना है कि ऐसी वर्किंग कंडीशन उनको प्रोवाइड करनी है कि उनका हेल्थ अच्छी रहे। इसके लिए अपने को फैक्ट्री के अंदर पूरा इन्वायरमेंट क्लीन रखना है, प्रॉपर लाइटिंग, ड्रेन सिस्टम, वेंटिलेशन, टेम्परेचर, पीने का पानी, सफिशिएंट टॉयलेट्स, और जहां पे हम वॉशरूम जाते हैं वो सारी जगह प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए। और जो भी यहाँ पर जो वो भी जगह एक्सेस करते हैं, मतलब जहां जहां पे भी इंप्लॉइज जाते हैं, चाहे वो वॉशरूम है या रेस्ट करने का रूम है, वो सारी जगहें अपने को क्या रखनी है, क्लीन करनी है, क्लीन रखनी होती है। ये बात फैक्ट्री एक्ट में है। तो पहली बात आ गई थी वर्किंग आवर्स की, दूसरी बात आ गई थी हेल्थ की। अब तीसरी बात जो है वो है सिक्योरिटी को लेकर। कहता है कि वर्कर्स की सिक्योरिटी बनी रहे, तो अपने को ध्यान रखना है जो भी मशीनें होती होंगी उन मशीनों के बारे में उनको पहले से पता हो, मशीनें ऑपरेट कैसे करनी है। अगर कोई मशीन खतरनाक है या किसी से करंट आता है या करंट आने का खतरा है, तो उनको पहले से सारी प्रिकॉशन दे रखे हो। मतलब अपने को तीसरी बात क्या रखनी है, सेफ्टी ध्यान रखनी है, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। फिर केयर की बात आती है। केयर के अंदर क्या कहते हैं, फॉर द वेलबींग ऑफ द वर्कर द फैक्ट्री एक्ट 1940 स्टिमुलेट दैट ऑल फैक्ट्री मस्ट प्रोवाइड एंड मेंटेन द एप्रोप्रिएट क्लीनिंग इक्विपमेंट फॉर देयर यूज। जो भी इक्विपमेंट उन्होंने यूज करने हैं वो इक्विपमेंट क्या होने चाहिए, बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, ठीक है। वो उसके अंदर फर्स्ट एड की फैसिलिटीज हो सकती हैं, उनकी रहने की जगह, डाइनिंग रूम, फैसिलिटीज फॉर द स्टोरिंग, ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़े सुखाने की जगह, जो भी उनकी रेस्ट करने की जगह है, खाना खाने की जगह है, वो पूरी की पूरी प्रॉपर मेंटेन्ड होनी चाहिए। मतलब अपने को वर्कर्स की केयर का भी ध्यान रखना है। पहली बात हमने की वर्किंग आवर्स की, दूसरी बात की हमने उनकी हेल्थ की, फिर सिक्योरिटी की, फिर केयर भी होगी। अब बात आती है पेनल्टी की। पेनल्टी के अंदर वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। अगर हम फैक्ट्री एक्ट 1948 को ब्रेक करते हैं या उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ते हैं, तो वो ऑर्डर इशूड अंडर द फैक्ट्री एक्ट ट्रीट एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो यहां पर क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, और वहां पे मैंने आपको बताया था 2 साल की जेल, 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों, ये सारी बातें भी हो सकती हैं। फिर इन्होंने क्या बोला है, 500 रुपए का फाइन वर्कर के ऊपर भी लग सकता है अगर वो मिसयूज करता है इक्विपमेंट, ठीक है। अगर कोई वर्कर इक्विपमेंट का मिसयूज करता है, ऐसा इक्विपमेंट जो वर्कर की वेलफेयर, सेफ्टी, हेल्थ को लेकर है, और अपनी ड्यूटीज को अच्छे से नहीं निभाता है, तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर ये भी है, वर्कर के ऊपर भी जुर्माना लग सकता है। कितना, 500 रुपए का। अब बात आती है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 को एप्लीकेबल करे तो कहता है कि फैक्ट्री एक्ट वहां पे अप्लाई हो जाएगा जहां पर 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं या पिछले 12 महीनों के अंदर काम किया है, एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज ऑपरेटेड नॉर्मली ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, या बिजली की सहायता से मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। तो कहता है कि ये वहां पे भी अप्लाई होता है जहां पर 20 से ज्यादा 20 वर्कर्स आर वर्किंग और हैव वर्क इन द लास्ट 12 मंथ। यहां पर या तो 12 वर्कर, यहां पर 20 वर्कर काम कर रहे हैं, ये पिछले 12 महीनों के अंदर, ऐसा लगा लो कि उनकी एवरेज है 20 वर्कर की। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है बट बिजली से काम नहीं हो रहा। मतलब अगर 10 वर्कर की बात करें तो वहां पर बिजली, और 20 वर्कर की अगर बात करें तो वहां पर बिजली की बात नहीं कर रहे, पर दोनों के ऊपर 12-12 महीने हैं। तो इसके अंदर
वहां पर इंक्लूड नहीं कर रहे जहां पर माइनिंग का काम होता है, या यूनियन मिलिट्री मोबाइल यूनिट है, या रेल रोड डिपोज है, होटल्स है, रेस्टोरेंट है, कैंटीन है, तो वहां पर ये फैक्ट्री एक्ट अप्लाई नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की ज्यादा बात कर रहे हैं यहां पर, जहां पर लाइट और बिना लाइट की बात चल रही थी। कहता है कि फैक्ट्री एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। फैक्ट्री एक्ट 1948 इज ए यूजफुल एंड द प्रोडक्टिव लॉ। यूजफुल तो है, इससे हमारा प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है होता है, क्योंकि फैक्ट्रीज के अंदर अगर हम सारी अरेंजमेंट अच्छी रखते हैं तो सिंपल सी बात है, वर्कर्स को काम करने का मन करता है, काम ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, तो इसलिए प्रोडक्टिव लॉ भी है। द मेन पर्पज ऑब्जेक्टिव फैक्ट्री एक्ट 1948 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स, स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन, शोषण को रोकना, उनकी सेफ्टी बना के रखना, उनको हाइजीन इन्वायरमेंट मिले, वो प्रॉपर स्वस्थ रहें, उनका शोषण ना हो, उनका जो फायदा है जहां पे उनका फायदा हो। तो यहां पर फैक्ट्री एक्ट के अंदर काफी सारे रूल्स, रेगुलेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैक्ट्री के ओनर्स के ऊपर है और फैक्ट्री के मैनेजर्स के ऊपर है। और टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस भी होते रहे हैं फैक्ट्री एक्ट के अंदर। कोर्ट ने काफी सारे डिसीजन भी लिए हैं जिससे उसकी जो कॉन्सेप्ट है फैक्ट्री एक्ट के अंदर वो भी चेंज होते रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं जो मशीनों के अंदर, मशीनों को हैंडल करने को लेकर जो भी हम डेंजरस एक्टिविटीज हैं, प्रोसेसेस हैं, उसकी वजह से भी काफी सारे कोर्ट ने या फैक्ट्री एक्ट के अंदर चेंजेस होते रहे हैं। तो ये हमने क्या स्टडी किया, फैक्ट्री एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो फैक्ट्री एक्ट बहुत लॉफुल है, प्रोडक्टिव है, वर्कर्स की केयर को ध्यान में रखा गया है, सेफ्टी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, वर्किंग आवर्स को लेकर, पेनल्टी की भी बात इन्होंने की है, और अपने को हाइजीन इन्वायरमेंट बनाना है। तो सिंपल सी बात, फैक्ट्री एक्ट के अंदर काफी सारे रूल्स, रेगुलेशन और काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके ऊपर है, जो भी फैक्ट्री का ओनर है या जो भी फैक्ट्री के मैनेजर्स है। अगर कोई इन एक्ट को फॉलो नहीं करता तो पेनल्टीज भी इन्होंने बोली हुई हैं। तो सिंपल सी बात है, फिर वो लास्ट में क्या कह रहे हैं कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर टाइम टू टाइम काफी सारे चेंजेस भी होते रहे हैं, गवर्नमेंट करती रहती है, जैसे जैसे फैक्ट्री एक्सपेंड हो रही है, हमको नई नई टेक्निक्स दिखाई देती है, तो हम कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, तो कोई ना कोई रूल्स बनते रहते हैं। तो ये हमारा फैक्ट्री एक्ट का इंपॉर्टेंस का टॉपिक भी कवर हो गया। अब जो टॉपिक हम शुरू करेंगे ये है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, जो डिस्प्यूट इंडस्ट्रीज के बीच में होते हैं, एम्प्लॉइज के आपस में लगा लो, या एम्प्लॉइज की मैनेजमेंट के साथ लगा लो, या मैनेजमेंट के साथ ट्रेड यूनियन के साथ लगा लो, वो क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। और डिस्प्यूट की बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, जहां पे विचारधाराएं, जहां पे लोगों के विचार आपस में नहीं मिलते, तो वहां पर विवाद होना बहुत लाजमी सी बात है। घर में भी होते हैं, घर में भी होते हैं, तो वैसे ये विवाद फैक्ट्रियों में भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज में भी हो सकते हैं। और जो विवाद फैक्ट्रीज में होते हैं, इंडस्ट्रीज में होते हैं, तो उसको बोल देते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना हुआ है 1947। तो ये डिस्प्यूट वो डिस्प्यूट होते हैं जो इंडस्ट्रियल के रिलेशन के अंदर, जो इंडस्ट्रीज के बीच में रिलेशन है, उनके बीच में कोई असहमति, मतलब वो कोई बात कह रहा है, सामने वाली पार्टी नहीं मान रही, या सामने वाले ने कोई बात कह दी वो नहीं मान रहा, दोनों के बीच में असहमति है। जहां पर अहम सहमति है, तो जहां पर सहमति नहीं है वहां पर क्या है, डिस्प्यूट है। तो सिंपल सी बात है कि जब इंप्लॉइज के बीच तथा नियोजकों के बीच, मतलब इंप्लॉयर्स के बीच में कोई ना कोई संवाद होता है, संवाद के कई सारे पहलू होते हैं, संवादों को लेकर जब लोग आपस में सहमत नहीं होता, हितों में विरोध होता है, तो इससे क्या होता है, किसी ना किसी एक पक्ष के अंदर असंतोष पैदा हो जाता है, मतलब एक पार्टी सेटिस्फाई नहीं है, और वहां पर शुरू हो जाता है स्ट्रगल। तो यह विवाद कई रूप ले लेता है, जैसे विरोध करना, वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मैनेजमेंट का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट वाली इंप्लॉइज की प्रोटेस्ट कर रही है, हड़ताल कर रहे हैं, ये लोग धरना दे रहे हैं, तालाबंदी कर रहे हैं, इंप्लॉइज को निकाल रहे हैं, ये इंप्लॉइज को एकदम से इन्होंने बर्खास्त कर दिया कि सारे इंप्लॉइज को फर्म में से निकाल दो, जितने भी इंप्लॉइज हैं हमारी बात तो मानते नहीं है, सबको बर्खास्त कर दो नौकरी से। तो ये काम होने शुरू हो जाते हैं। तो औद्योगिक विवाद जब भी बढ़ते हैं, सिंपल सी बात, आपस में विचार मिल नहीं रहे, सहमति हो नहीं रही, जो सामने वाले ने फैसला सुना दिया, सामने वाले सिर्फ सुन लिया, सामने वाले को लगा भी मेरी बात तो सुनी नहीं, तो क्या शुरू हो गया, अंदर संघर्ष शुरू हो गया, विवाद शुरू हो गया, मन हमारा अभी अच्छा नहीं है। तो वहां पर जब हमारा मन अच्छा नहीं है तो हमको नेगेटिव काम करने बहुत अच्छे लगते हैं, हड़ताल करेंगे, तालाबंदी करेंगे, घिराव करेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां करनी स्टार्ट कर देते हैं। और मालिक की नजर से देख के मालिक क्या कर सकता है, एम्प्लॉइज को निकालना शुरू कर देगा,
सबको बर्खास्त कर देगा, या उसको लगेगा कि ये इम्प्लॉई ये वाला बंदा ज्यादा गड़बड़ कर रहा है तो इसको नौकरी से निकाल दो। तो ये विवाद के लास्ट में क्या होते हैं, रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब कहता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के कारण क्या हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, अधिक सैलरी या भत्तों की मांग, अलाउंसेस की बात, या हमने बोनस का भुगतान किया, या उसका जो रेट है उसका फिक्स रेट जो भी फिक्स है उसकी फिक्स करने की डिमांड है, या एम्प्लॉय चाहते हैं कि हमारी सोशल सिक्योरिटी बढ़ जाए, या काम करने के घंटे, या छुट्टी का टाइम, या रेस्ट का टाइम, ये सारी बातें फिक्स नहीं हो रही हैं, ये इन बातों को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, या लेबर वेलफेयर को लेकर, या लाभों में वृद्धि की मांग को लेकर, या अच्छी कैंटीन की डिमांड कर रहे हैं, विश्राम करने की जगह, एंटरटेनमेंट, रहने की जगह, या दूसरी जगह पर रहने आने की जगह ट्रेवलिंग का खर्चा मांग रहे हैं। तो ये सारी बातों को लेकर भी डिस्प्यूट पैदा हो सकते हैं। तो डिस्प्यूट के तो काफी सारे कारण है, कुछ भी लगा लो आप। फिर इसके अलावा खराब कार्मिक प्रबंधन, मतलब जो इंप्लॉइज की जो मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं है, आपस में विरोध करते हैं, पॉलिसी अच्छी नहीं है, या सामने वाले की साइकोलॉजिकल कुछ फैक्टर होते हैं जिससे सामने वाले को लगता है कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही, या सामने वाले को प्रमोशन के अवसर नहीं मिल रहे, या सामने वाले को हम अवसर देने से इंकार कर रहे हैं। तो कोई भी कारण हो सकता है, जो आपसी समस्या हो सकती है। तो वो समस्याएं कुछ भी हो सकती है, किसी की पर्सनल, किसी की पूरे के पूरे ग्रुप की, इंप्लॉय से रिलेटेड, काम करने की जगहों से रिलेटेड। तो काफी सारी रीजन ऐसे हैं जिस वजह से यहां पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पैदा होते हैं। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पैदा होने के काफी सारे कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं आगे कि भारत में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 सभी औद्योगिक विवादों की जांच व पड़ताल व निपटारा करने के लिए एक प्रमुख विधान है। मतलब इस एक्ट के अंदर हम जो भी हमको लगता है कि गड़बड़ हो रही है, उस गड़बड़ी को हम बहुत ध्यान से चेक करेंगे, उसकी पड़ताल करेंगे, ये देखने वाले हैं। तो इस अधिनियम में उन संभावनाओं की पड़ताल करनी है जहां पे हड़ताल है या तालाबंदी की जा सकती है। मतलब हमको लगता है ना कि कहीं पर हड़ताल हो सकती है, तालाबंदी हो सकती है, तो ऐसे ऐसे कारणों को पहले से हम रोकते हैं, तो जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, देखते हैं गड़बड़ कहां से पैदा हो रही है, तो उन्हें अवैध अथवा गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। तो कर्मचारी की, इंप्लॉइज की जबरदस्ती काम बंदी करना, उनको नौकरी धीरे धीरे निकालना, उनको रिटायरमेंट दे देना, या बर्खास्त करने की दशा, या उन परिस्थितियों जिनमें औद्योगिक इकाई को बंद किया जा सकता है। तो इन सारी बातों को हम इसमें लेके चलते हैं, इन सारी बातों का उल्लेख, इन सारी बातों की डिटेल में ये हमको कहां पे दिया गया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर दिया गया हुआ है। तो ये सारी बातें इस एक्ट के अंदर डिफाइन है। तो ये अधिनियम लेबर मिनिस्ट्री या उसके द्वारा जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ऑपरेट होता है। तो ये डिपार्टमेंट क्या करता है, जो भी डिस्प्यूट है उन डिस्प्यूट का निपटारा करने के लिए, जो भी हमारे संस्थागत लेवल पर जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसमें सुधार करता है, या इंडस्ट्रियल के जो भी रिलेशन है उनसे जुड़े जो हमारी भी लेबर लॉ है उसमें संशोधन करने से संबंधित है। मतलब अगर हमको कहीं पे लगता है ना कि लेबर के कानून के अंदर या लेबर लॉज के अंदर अगर हमको कहीं पर कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस करने का काम भी करता है। ठीक है, फिर ये भी देखता है कि कहीं पर किसी का शोषण ना हो, प्रोडक्शन उच्च लेवल का हो, तो यहां पर एक तालमेल बिठाने का काम करता है। तो सिंपल सी बात है, और ये मतलब सभी से काम कराते हुए फिक्स करते हैं, ये बातें हम फिक्स करते हैं क्या, जो भी सेंट्रल लेवल के अंदर जो भी है, सेंट्रलाइज एरिया के अंदर जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन है उनके ऊपर निगरानी रखने का काम करना, डिस्प्यूट को सेटलमेंट करना, विवादों में हस्तक्षेप करना, इंटरमीडिएटर बनना, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, हड़ताल या तालाबंदी को रोकने के लिए जो भी हड़ताल या तालाबंदी को रोकने के लिए जो भी संभव प्रयत्न है वो करते हैं। ये भी देखते हैं कि हड़ताल या तालाबंदी क्यों की जा सकती है, ये भी देखते हैं। फिर व्यवस्था और व्यवस्थाओं का कार्यान्वयन करना, मतलब ऑपरेट करना, जो भी ऑपरेशंस है, जो भी एक्टिविटीज हैं। अब कहते हैं कि इस अधिनियम, इस एक्ट के जो मेन उद्देश्य हैं वो क्या हैं। जो एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे सामने जो वर्ड है ना,
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो नियोजक और नियोजकों के बीच, ठीक है, या नियोजक और कर्मचारियों के बीच, अथवा कर्मचारी और कर्मचारियों के बीच, मतलब या तो मैनेजमेंट की आपस में नहीं बन रही है, मैनेजमेंट की वर्कर्स के साथ नहीं बन रही है, वर्कर्स की आपस में बन रही, तो डिस्प्यूट किसी भी तरीके का हो सकता है। मतलब उनके संबंध में जो भी मतभेद है उनका प्लानिंग करना, प्लानिंग के जो जी मामले हैं, उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो दशाएं हैं, उससे रिलेटेड है। तो जो हमारा एक्ट है, इसके जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं। उद्देश्य के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। कहता है कि जो भी डिस्प्यूट होंगे, उन डिस्प्यूट का सही तरीके से, उचित या शांतिपूर्ण ढंग से क्या करना है, निपटारा करने के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। मतलब वो काम हमारा सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, उनकी समस्या को सोल्व करने वाला। फिर जो भी नियोजक है, ओनर्स कह लो, या एम्प्लॉइज के बीच में मित्रता, फ्रेंड्स वाला सिस्टम बना के रखना, या अच्छे संबंध स्थापित करना, या उनको बनाए रखने वाले उपायों को बढ़ावा देना। मतलब उनके अंदर डिस्प्यूट पैदा ही ना हो, मतलब ऐसे ऐसे सॉल्यूशन देना कि उन लोगों की आपस में बनी रहे। फिर जो गैर कानूनी हड़ताल होते हैं या तालाबंदी होती है, उनको रोकना। एम्प्लॉइज को जबरदस्ती कामबंदी, छटनी, गलत तरीके से बर्खास्त की और उत्पीड़न से राहत प्रदान करना। मतलब जो भी गलत तरीके से इनके साथ एम्प्लॉय के साथ बिहेव किया जाता है, उसको भी रोकना। सुलह करवाने के, मतलब उनके डिस्प्यूट को सोल्व कराने के समाधान देना, उनके बीच में इंटरमीडिएटर बनाना, मध्यस्थता प्रदान करना, भाई मैं बिचौलिया बनकर तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। इंप्लॉइज की काम करने की दशा को सुधारना, ठीक है। और जो अनुचित श्रम प्रणालियां हैं, तो मतलब लेबर की जो गलत एक्ट हैं या एम्प्लॉइज से रिलेटेड जो भी गलत हम एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं, उसको भी रोकना। कुछ सिस्टम हम अपने आप बना देते हैं ना, कुछ सिस्टम अपने आप ही बना देते हैं हम एम्प्लॉइज को लेकर, जिसको उनके लिए बनाना अच्छा भी नहीं होता, तो उनको रोकने का भी काम है इस एक्ट के अंडर में। फिर बात आती है कि इस अधिनियम की क्या काम करने की प्रणाली है, क्या रूपरेखा है, या क्या मैकेनिज्म है। कहता है कि इस अधिनियम के तहत औद्योगिक विवादों के समाधान और निर्णय के लिए एक संवैधानिक तंत्र का गठन किया गया है। एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल है। तो कहता है कि इस एक्ट में एक जो हमारी जो उपयुक्त गवर्नमेंट होगी ना, उस गवर्नमेंट के द्वारा हम क्या करेंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए एक समझौता अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है, जो निपटारे करने के लिए, मतलब उन सभी के बीच में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेगा, वो इंटरमीडिएटर का रोल प्ले करेगा और उसका समर्थन करने का उसको काम सौंपा गया है। ये किसी विशेष क्षेत्र या विशेष उद्योगों और एक से अधिक विशेष उद्योगों के लिए स्थायी तौर पर अथवा सीमित समिति के लिए नियुक्त किया गया है। मतलब उसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर एरिया के लिए या उस प्रॉपर एरिया के अंदर ये स्पेशल ये जो इंडस्ट्रीज है, इन इंडस्ट्रीज के लिए हमने इसको अपॉइंट कर दिया कि भाई तेरे को काम दिया गया है कि ये अगर 8-10 इंडस्ट्रीज हैं, इन 8-10 इंडस्ट्रीज में अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तू या तो यहाँ पे मैटर सॉर्ट आउट करा लियो, या तेरे को हमने इस एरिया को दे दिया, इस एरिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज है इनको हैंडल करना तेरा काम है। तो हमने उसको ऐसा प्रोवाइड किया हुआ है, उसके लिए हमने उसको अपॉइंट करा दिया। तो उसका काम क्या होगा, इंप्लॉइज को और ओनर्स को मिलाना, उनकी मतभेदों का निवारण करना, उनकी मदद करना, ये सब इन अधिकारियों का कर्तव्य है। तो यदि विवाद का निपटारा हो जाता है, मतलब डिस्प्यूट अगर सोल्व हो जाता है, प्रॉब्लम अगर सोल्व हो जाती है, तो इस बात की इंफॉर्मेशन हमको गवर्नमेंट को भी देनी होगी। ठीक है, आगे का कह रहा है, ध्यान से देखना। कहता है कि जो भी सरकार है अवसर आने पर एक समझौता बोर्ड का गठन भी करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 या 4 जैसा कि उपयुक्त सरकार उचित समझेगी अन्य सदस्य शामिल होंगे। अध्यक्ष जो भी होगा, जो भी हम मेन मेंबर बनाएंगे, वो स्वतंत्र होगा और अन्य सदस्य विवाद में पक्षों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक समान संख्या में नियुक्त किए जाएंगे। मतलब अपने को एक तो अध्यक्ष रखना है और इसके अलावा 2 से 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो समझौते के लिए काम करेंगे। अब जो ये अध्यक्ष है ना, ये तो बिल्कुल फ्री रहेगा, ये तो निष्पक्ष होकर पूरा फैसला सुनाने वाला है। और ये 2 या 4 जो उपयुक्त और व्यक्ति है ना, वो उनका कहीं ना कहीं फेवर देने के लिए काम करेंगे। तो जहां विवाद बोर्ड को भेजा गया हो, तो बोर्ड बिना किसी विलंब किए, बिना किसी देरी किए विवाद की, डिस्प्यूट की छानबीन करेगा और ऐसी हर कार्रवाई करेगा जिससे उनका विवाद, उनका डिस्प्यूट समाप्त हो सके और शांति स्थापित हो सके। तो अपना को बस ये देखा गया इसकी जो कार्यप्रणाली है वो क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने समझौता अधिकारी फिक्स किया, उसको एक एरिया दे दिया या कुछ फैक्ट्रीज के
सिस्टम को सॉर्ट आउट करने के लिए दे दिया। आगे है विवादों की जांच और उनका निपटारा। कहता है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है उसके द्वारा क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेंट्रल सरकार के विभागीय जो हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके जो खान है, तेल है, क्षेत्र है, छावनी है, बोर्ड है, बैंकिंग है, बीमा कंपनियां हैं, एलआईसी है, जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, ये तेल गैसीय प्रदार्थ के संबंधी जितने भी विवादों को जांच कर निपटारा करने के लिए उपयुक्त सरकार है, जबकि अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों से राज्य सरकार ही उपयुक्त सरकार है। मतलब जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है ना, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को सोल्व करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट, उन सबको सोल्व करने के लिए तो अगर वहां पे कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जितनी भी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, अगर उनके अंदर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है ना, उनके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट सोल्व कर लेगी। अदरवाइज जो और इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए वो क्या कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ही सही सरकार है। ठीक है, इसके अंदर बस यही बात मेन लिखी हुई है, ये आप देख लेना। कुछ प्लेलिस्ट के लिंक मैंने आपको दिए हैं, ये देख लेना। पहले वाली भी कुछ पीडीएफ अपलोड हो चुकी होंगी, उसमें भी प्लेलिस्ट के लिंक है, ये फिर से दे रहा हूँ, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सीधा ही ये लिंक्स एक्टिव हो जाएंगे। 12th बिजनेस का है, अकाउंट का है, कॉमर्स पावर कैप्सूल है, कॉमर कैप्सूल है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्लेलिस्ट है, तो ये सारे देख लेना। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आपके सारे एक्टिव हो जाएंगे। ये 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज के केस स्टडीज हैं, मार्केटिंग की है, स्टॉक एक्सचेंज है, 11th अकाउंट्स है, 11th बिजनेस है, अकाउंटिंग रेशियो है। तो ये लिंक आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे जो भी आप स्टडी करना चाहते हैं कर लेना, जो मैं आपको 2 या 3 दिन से बोल भी रहा हूं। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसका सबसे पहले हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी मॉडर्न होते जा रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, इस वजह से ट्रेड यूनियन एक्ट का उदय हुआ या विकास हुआ। तो ट्रेड यूनियन एक्ट स्पेशल रूप से इंप्लॉइज का क्या है, एक संघ है, मतलब कुछ इंप्लॉइज मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं या उसको यूनियन का नाम देते हैं। ये क्या करते हैं, समान लक्ष्यों को साझा करते हैं। भाई तेरा भी टारगेट सेम है, मेरा भी टारगेट सेम है, तो चलो आओ मिलकर अपने टारगेट को इकट्ठा मिलकर पूरा करते हैं। तो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक बुराइयों के कारण कर्मचारी को ट्रेड यूनियन के रूप में नियोक्ताओं से निपटने के लिए प्रभावी साधन तैयार करना आवश्यक हो गया है। मतलब कभी कभी क्या करता है, नौकरी देने वाला भी गड़बड़ करता है, संसाधन अच्छे नहीं देता, सर्विसेज अच्छे नहीं दे रहा, तो वर्कर क्या होते हैं, आपस में मिलकर क्या करते हैं, यूनियन बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन क्या है, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर है उनसे निपटने के लिए साधन तैयार करना था, इसलिए वो आवश्यक हो गया। तो कहता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो ट्रेड यूनियन है ना, वो किसी भी एम्प्लॉयर से बिल्कुल डिफरेंट है, स्वतंत्र है। मतलब ट्रेड यूनियन अलग और एम्प्लॉयर बोले तो नौकरी देने वाला जो ओनर है, वो मैनेजमेंट समझ लो, वो अलग। तो हालांकि ट्रेड यूनियन क्या करता है, एम्प्लॉयर के साथ अच्छे संबंध, अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम करता है, पर यह कभी कभी ओनर और ट्रेड यूनियन के बीच में एक साझेदारी समझौते का भी रूप ले लेता है। मतलब उन सबके बीच में कभी कभी क्या होता है ना, एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट होते हैं, प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम भी करता है कौन, ट्रेड यूनियन। कभी कभी ट्रेड यूनियन के जो मेन मेंबर होते हैं ना, वो दोनों के बीच में संबंध अच्छे करने का काम भी करते हैं। तो जनरली बात है, हम पहले से स्टडी करते आ रहे हैं भी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद पैदा हो जाता है, एम्प्लॉयर भी अटक जाता है, एम्प्लॉइज भी अटक जाते हैं। तो ट्रेड यूनियन के जो भी 2-4 समझदार लोग होते हैं वो क्या करते होंगे, दोनों के बीच में डील करते होंगे, दोनों के बीच में रिलेशंस को अच्छा करने का काम भी करते होंगे। तो दैट इज ट्रेड यूनियन। हालांकि वो कह रहा है कि ट्रेड यूनियन क्यों बनाई गई, क्योंकि नियोक्ताओं की बातों का सामना करने के लिए, नियोक्ता जो प्रॉब्लम खड़ी करते हैं उन प्रॉब्लम से निपटारा करने के लिए ट्रेड यूनियन बनाई गई। पर फिर भी वो क्या कह रहा है आपको कि ट्रेड यूनियन कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों के बीच में एक कड़ी का काम भी करता है, समझौता कराने का भी काम करता है। तो ट्रेड यूनियन
इंप्लॉइज के लिए जो सैलरीज है या कंडीशन है उनके साथ उन समझौतों पर बातचीत करने का काम करता है। काम करने पर अगर बड़े पैमाने पर कोई ना कोई बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों को लेकर चेंजेस की बात करेगा। इंप्लॉइज के साथ सदस्यों की, मेंबर्स की जो भी चिंताएं हैं उन चिंताओं के ऊपर डिस्कस करना। जो भी डिसिप्लिन है या जो भी कंप्लेन करने की जो भी बैठक है उसमें सदस्यों का साथ देना। मतलब ट्रेड यूनियन क्या करेगा, मीटिंग्स देखेगा। जब भी मीटिंग्स होंगी तो हम देखेंगे कि जो मीटिंग्स में जो भी कंप्लेन है इंप्लॉइज की ओर से, लेबर की ओर से जो भी कंप्लेन है उन कंप्लेन्स के अंदर लेबर का, इंप्लॉइज का साथ देना, मीटिंग्स में बैठना और जो भी अपने मेंबर्स हैं उनको कानूनी या वित्तीय सलाह प्रदान करना। एजुकेशन की फैसिलिटीज या कुछ उपभोक्ता लाभ जैसे रियायती बीमा भी प्रदान करना। मतलब ट्रेड यूनियन काफी सारे बेनिफिट देती है। मतलब अपने जो मेंबर्स हैं उनको एजुकेशन देना, उनको फैसिलिटीज के बारे में बताना, उनको काफी सारे और भी जो भी फैसिलिटीज हैं चाहे वो एजुकेशन को लेकर है, सारी कानूनी सलाह देना या फाइनेंशियल हेल्प देना या फाइनेंशियली जो भी सलाह, कानूनी सलाह देनी है वो सारी काम करते हैं। अब इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। कहते हैं कि 1925 के लास्ट में ट्रेड यूनियन की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी, जिन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को निपटारे के लिए और रोकथाम के निपटाने वाले तंत्र और कर्मचारियों की अधिकारों को सुरक्षा करने की मांग की थी। मतलब डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए, कर्मचारियों के अधिकारों के लिए और कर्मचारियों की सेफ्टी की डिमांड की थी। तो इन्होंने क्या देखा था, जो नियोक्ता होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, वो कर्मचारियों का निरंतर शोषण कर रहे थे। तो एम्प्लॉइज की अब हितों की रक्षा करना बहुत जरूरी हो गया था, वास्तविक मांगों को पूरा करना जरूरी हो गया था। इसलिए आ गया ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये एग्जिस्टेंस में आ गया। तो इस एक्ट ने यूनियन बनाने और संगठित करने के अधिकार को वैध बनाया, इसलिए एम्प्लॉइज को ट्रेड यूनियन बनाने की अनुमति दी गई। कहता है कि इस एक्ट ने प्रक्रिया, गठन और ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ कंडीशन है, कुछ प्रोसेसेस के लाभ है, रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट हैं और कौन कौन सी एक्टिविटी है। तो ये सारे कुछ प्रावधान है, ये प्रावधान भी इन्होंने इसके अंदर फिक्स किए हुए हैं। मतलब अगर किसी को ट्रेड यूनियन बनानी है तो ट्रेड यूनियन बनाने के लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, कौन सी बातें होंगी, कौन सी कंडीशन होगी, तो ये भी उसको फॉलो करना होता है। आगे बात करते हैं कि ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करने की क्या प्रोसेस है। रजिस्ट्रार की नियुक्ति सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है। फिर साथ ही जो गवर्नमेंट होगी किसी विशेष राज्य के लिए जहां एक ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रार शक्तियों और कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, अतिरिक्त और डिप्टी रजिस्ट्रार नियुक्त करने के लिए अधिकृत है। एक स्थानीय सीमा के भीतर वह इस उद्देश्य के लिए निर्धारित, मतलब जो भी रजिस्टर किया, फिक्स किया गया है के रूप में शक्ति और कार्यों का प्रयोग कर सकता है। मतलब अगर आपको कहीं पे लगता है कि रजिस्टर है तो रजिस्टर से काम करवा लो, अगर रजिस्टर नहीं है तो अगर वो काम करने में असमर्थ है, काम पूरा नहीं कर पा रहा, शक्तियों का निर्वहन नहीं कर पा रहा, वो अपनी एबिलिटी का यूज नहीं कर पा रहा, तो अपने को एक डिप्टी रजिस्टर अपने को फिक्स करना होगा। तो सीमा के अंदर रहकर वह अपनी शक्तियों का और अपने कामों का, अपने अधिकारों का वो यूज कर सकता है। अब बात आती है कि ट्रेड यूनियन के अंडर में इसके रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है। कहता है कि ये जो अपनी धारा है ना, ये जो सेक्शन है धारा सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, ये ट्रेड यूनियंस के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करती है। तो इस एक्ट में कहा गया है कि इसके रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 7 मेंबर होने बहुत जरूरी हैं और 7 मेंबर्स के निर्धारण की पीछे कारण अधिक से अधिक ट्रेड यूनियन के गठन को प्रोत्साहित करता है। कि मतलब ये जो मेंबर्स हैं ये रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना चाह रहे हैं, इनका कारण अपने को पता होना चाहिए। तो अगर ये कारण हमको पता है तो ट्रेड यूनियन का गठन बहुत अच्छे से हो सकता है। तो इसमें 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन अगर आप पूरी कर लेते हो तो 2 कंडीशन आपको ये देखनी है। तो पहला, कर्मचारी का कोई भी ट्रेड यूनियन जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, जब तक कि कम से कम उसे 100 कर्मचारी ना हो, तो और उस पे भी उसको वो रोजगार में लगे हुए हो, तो ऐसे जब वो एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो वो सदस्य, वो मेंबर होने बहुत जरूरी है। कम से कम 10% या 100 की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी ट्रेड यूनियन तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी जब तक एप्लीकेशन लगाने की डेट पर उसके कम से कम 7
मेंबर जो कर्मचारी हैं वो ऐसे उद्योग में, इंडस्ट्री में कार्यरत है। तो साथ ही इस आवेदन को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि आवेदन की तारीख के बाद भी किसी भी समय, लेकिन ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ सदस्य केवल आवेदन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या के आधे से अधिक सदस्य नहीं रह गए हैं। और अलग का जिक्र करते हुए रजिस्ट्रार को एक नोटिस दिया जाएगा, मतलब वो रजिस्ट्रार को एक नोटिस भी दे देंगे ये सारी बातों को बताकर। तो दो कंडीशन है, या तो वो पहली कंडीशन पूरी करते हो या दूसरी कंडीशन पूरी करते हो। तो या तो 100 कर्मचारियों की बात है, रोजगार में लगे हुए हो, या 7 मेंबर जो एम्प्लॉइज हैं वो उस उद्योग में कार्यरत होने चाहिए। दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी है तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अगली बात आती है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना है, एप्लीकेशन लगानी है, तो इसके ऊपर लगेगा सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन लगाना होगा। एप्लीकेशन के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो देख लेना। रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो कर पाओगे नहीं कर पाओगे तो उसकी भी डिटेल आपको देनी होगी। तो इस डिटेल में आपको क्या देना होगा, जो भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का नेम, उनका क्या बिजनेस है, उनका जो एड्रेस है, वो जो भी दे रहे हैं उनका आपको एप्लीकेशन में दिखाना होगा। ट्रेड यूनियन का क्या नाम होगा, उसका जो मेन ऑफिस है उसका मेन ऑफिस का जो भी एड्रेस, जो ट्रेड यूनियन के जो मेन पद पर जो भी ऑफिस बीरर होंगे उनके शीर्षक, मतलब उनके टाइटल का मतलब है कि किसके पास कौन कौन सा पद है, कौन कौन सा स्टेटस है, स्टेटस के नेम, उनके नाम, उनकी एज, एड्रेस, उनके क्या क्या बिजनेस है, ये सब। तो यदि कोई ट्रेड यूनियन पहले से ही 1 वर्ष से अधिक समय से मौजूद है तो ऐसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप्लीकेशन के साथ ट्रेड यूनियन की संपत्ति और क्या क्या दूसरों से हमारा पैसे का लेन देन है, लाइबिलिटीज हैं, तो उसकी भी एक कॉपी अपने को प्रेजेंट करनी होगी। मतलब ट्रेड यूनियन अगर कोई पहले से चल रही है, 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, तो उस ट्रेड यूनियन की क्या भी एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, उसकी भी डिटेल अपने को देनी होगी, उसकी भी फोटोकॉपी अपने को जमा करानी होगी। अब बात आती है कि ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर कौन कौन से प्रावधान है जो आते हैं। तो इसके अंदर ट्रेड यूनियन का नाम, ट्रेड यूनियन क्यों एस्टेब्लिश की गई है, क्या उसका टारगेट है, इसकी फंडिंग, इसमें ट्रेड यूनियन के जो भी मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट, जो भी मेंबर्स जर्नली फॉर्म में आएंगे उनकी किन कंडीशन के थ्रू, नियम, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जुर्माने को लेकर क्या जुर्माना लगेगा, किस तरीके से नियम में चेंजेस किए जाएंगे, बदलाव किया जाएगा या रद्द किया जाएगा, किस तरीके से एग्जीक्यूटिव सदस्य या ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी को चुना जाएगा या छोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा, ये सारी बातें भी इसके अंदर लिखी हुई होती हैं। ट्रेड यूनियन के जो भी फंड्स हैं, जो भी हमारे एनुअल ऑडिट होने हैं, उसकी रक्षा, कस्टडी, ये सारी की सारी बात, और किस तरह से ट्रेड यूनियन को भंग किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, तो ये सारी की सारी बातें अपने आप लिखी होनी चाहिए। क्या चेंजेस किया जाएगा, क्या रूल्स में चेंजेस किया जाना है या रद्द किया जाना है, या जो भी ट्रेड यूनियन के एग्जीक्यूटिव होंगे उसके जो मेंबर्स हैं या जो भी अधिकारी हैं उनको कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, कैसे हटाया जाएगा, ये सारी की सारी बातें अपने पास इस एक्ट के अंडर में होनी चाहिए। तो ट्रेड यूनियन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ये उसमें शामिल होने वाले प्रावधान हैं। और ये सेक्शन कौन सा था हमारा, सेक्शन 6। ये बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग ये प्रावधान है। अब बात आती है कि ट्रेड यूनियन के अंडर में सदस्यों को बुलाने की शक्ति, पावर, सेक्शन कौन सा, 7। तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग जो भी रजिस्ट्रार है, मतलब जो भी सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे एप्लीकेशन पे, उन सदस्यों को जांचने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए बुला सकता है। और क्या आवेदन धारा 5 के प्रावधान के अनुसार पूरा है कि नहीं है, मतलब जो उन्होंने सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग जो उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है वो उन्होंने पूरा किया है कि नहीं किया, या सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग जो उन्होंने ट्रेड यूनियन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है उसके लिए वो एप्लीकेबल है या नहीं है। और अगर रजिस्ट्रार को लगता है ना कि जानकारी अधूरी है तो ट्रेड रजिस्ट्रार क्या करेगा, ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने से मना भी कर देगा। मतलब अगर उसको लगता है ना रजिस्ट्रार को कि इंफॉर्मेशन उन्होंने पूरी नहीं की है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सेक्शन 5 के जो प्रावधान है उसको पूरा नहीं किया है, सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग उन्होंने अगर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो सही नहीं है, तो वो क्या कर देगा,
रजिस्ट्रेशन करने से मना भी कर देता है। तो रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए जिन भी लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है उन सभी लोगों को ट्रेड यूनियन का नाम बदलने के लिए बुलाने की भी शक्ति है। अगर नाम बदलना है ट्रेड यूनियन का तो शक्ति है, पावर है। तो यदि रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित ट्रेड यूनियन का नाम मौजूदा पंजीकृत रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के नाम के समान है, यदि रजिस्ट्रार इसे थोड़ा समान पाता है तो जनता या ट्रेड यूनियन सदस्यों को मूर्ख बनाता, तो ऐसा परिवर्तन नहीं होता है, तो रजिस्ट्रार यूनियन को पंजीकृत करने से मना कर देता है। मतलब अगर हम किसी ऐसे नाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो नाम पहले से मिलता जुलता है, या रजिस्ट्रार को लगता है कि नाम ये लोग गलत रख रहे हैं, तो वो नाम को चेंज करने से मना कर सकता है, या यूनियन को, ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने से भी मना कर सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग मिलते जुलते नाम रख लेते हैं, तो उसके लिए बात की गई थी। तो अब रजिस्ट्रेशन की बात सिंपल सी आ रही है। कहते हैं कि सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग यदि रजिस्ट्रार को लगता है कि ट्रेड यूनियन ने अधिनियम के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर लिया है, जो भी डिटेल उन्होंने दी है वो डिटेल सही है, तो उसको एक रजिस्टर में दर्ज कर लेगा और उसके बाद क्या करेगा, ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन कर देता है। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन को हम कैंसिल भी कर सकते हैं। मतलब एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, हो गया, ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो गई, उसके बाद भी अगर वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। तो उसके ऊपर कौन सा लग जाएगा, सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 में क्या हो सकता है, सेक्शन 10 में ये हो सकता है कि मान लो उन्होंने ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन धोखाधड़ी से कराया हो, या सर्टिफिकेट हमने गलत जमा करा दिए हो, या ट्रेड यूनियन का एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो गया हो, या उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा हो, या जो भी मेंबर्स हमको चाहिए थे वो मेंबर्स उतने से कम हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, ट्रेड यूनियन समाप्त भी हो सकता है। तो काफी सारी बातें हैं जिन बातों को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है वो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग कैंसिल भी हो सकता है। ट्रेड यूनियन का अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो इसके बेनिफिट क्या है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रेड यूनियन एक निगमित निकाय बन जाता है, एक सामान्य मुहूर्त प्राप्त कर लेते हैं। बोले तो जो उनकी जो स्टैंप होती है उनको एक स्टैंप बन जाती है, और जैसे कंपनी की एक स्टैंप होती है, कंपनी का एग्जिस्टेंस कंपनी के मेंबर से अलग होता है ना, तो वैसे ट्रेड यूनियन की भी एक स्टैंप बन जाती है। फिर ये किसी भी चल और अचल प्रकार की संपत्ति खरीदने के लिए, रखने के लिए अधिकृत होता है। मतलब ट्रेड यूनियन के नाम से हम प्रॉपर्टीज सेल परचेज कर सकते हैं। ये दूसरे मेंबर्स के साथ अनुबंध, बोले तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ट्रेड यूनियन के नाम पर अगर कोई कानूनी कार्रवाई है तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जैसे हमने कंपनी में स्टडी किया था कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है, कंपनी अपने नेम से दूसरे लोगों पर केस कर सकती है, कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है, कंपनी का एग्जिस्टेंस कंपनी के मेंबर से अलग होता है। वही बातें यहाँ पे ट्रेड यूनियन पे आ रही है। तो ट्रेड यूनियन का भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके कॉमन सील होती है। ट्रेड यूनियन दूसरे लोगों पे केस कर सकती है, ट्रेड यूनियन के ऊपर लोग केस कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन अपने नाम से प्रॉपर्टीज को सेल परचेज कर सकती है, ट्रेड यूनियन अपने नेम से दूसरे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। तो ये सारी की सारी बातें किसमें आ गई, ट्रेड यूनियन एक्ट में आ गई। तो अगर हम ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कर देते हैं तो रजिस्टर करने के बाद हमको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ट्रेड यूनियन के अंडर में भी कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, तो देख लेना। आगे है एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। तो कहता है कि हर एम्प्लॉय को एक सिक्योर्ड जॉब चाहिए और अपने एक्सपेंसेस को कंपनसेट भी उसको करवा लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी वो क्या चाहता है, कभी कभी वो क्या करता है, फैक्ट्री की तरफ से, कंपनी की तरफ से एक्सपेंसेस करता है तो उसको वो एक्सपेंसेस कंपनसेट कर दिए जाएं। अब कोई भी कंपनी है, चाहे वो छोटी है बड़ी है, फैक्ट्री है छोटी है बड़ी है, उसको क्या चाहिए कि वो उसकी जरूरतों को पूरा करे एम्प्लॉइज की। तो क्योंकि कंपनी की जो सक्सेस होती है ना वो डिपेंड करती है एम्प्लॉइज के ऊपर, इसलिए एम्प्लॉइज की प्रोटेक्शन की बात करें या सेफ्टी की बात करें, ये किसी भी कंपनी की एक टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। मतलब कंपनी की जो प्राथमिकता होनी चाहिए ना वो यही होनी चाहिए कि एम्प्लॉइज को हम सुरक्षा और सेफ्टी प्रदान करें, उनके हितों का ध्यान रखें। तो ये जो टॉपिक है वो सारा का सारा इसी के बारे में ही है। तो इस एक्ट के अंदर हम क्या देखते हैं,
तो कहता है कि एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 इज एन एक्ट टू प्रोवाइड पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉइज फॉर एन इंजरी दे हैव सफर्ड ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के टाइम पर अगर किसी एम्प्लॉइज को कोई चोट लगती, कुछ ऐसा हुआ है, तो उसको कंपनसेट करने का काम भी करेगा। पहले इस एक्ट को हम जानते थे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। तो व्हेन द एम्प्लॉयर इज नॉट लेबल टू पे द कंपनसेशन, कुछ केसेस ऐसे हैं जिन केसेस के अंदर एम्प्लॉयर कंपनसेट उसको नहीं करेगा, क्योंकि कभी कभी ना कुछ चोटें होती हैं, कुछ गड़बड़ होती है, वो गड़बड़ एम्प्लॉय की वजह से भी होती है। हालांकि एक्ट में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय को अगर काम करते करते कुछ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो उसको क्षतिपूर्ति हो जाएगी। बट अब अगर मान लो कर्मचारी ना माने, तो कर्मचारी को मैंने बोला था कि भाई ग्लव्स डाल के तारों को हाथ लगाइयो, उसने क्या किया, ग्लव्स नहीं डाले, गलती किसकी, तेरी। अब चोट तो लगेगी, करंट तो लगेगा। एम्प्लॉइज को मैंने बोला था कि भाई पांव के अंदर लेदर की शूज होने चाहिए, तब खंबे पे चढ़ियो, उसने ऐसा नहीं किया, नंगे पांव चढ़ गया, करंट लग गया, मर गया, कंपनसेट करेगा एम्प्लॉयर? कहेगा मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि इसने सामने वाले को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बताए थे, सामने वाले को जो भी प्रोटेक्शन के लिए जो भी चीजें दी थी, अगले ने फॉलो ही नहीं की। तो अगर गलतियां कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज की हैं तो एम्प्लॉयर कंपनसेट नहीं करेगा। कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं, कुछ कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जिसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर को कंपनसेट नहीं करना पड़ता। तो ये सारी की सारी बातें उन्हीं के बारे में लिखी हुई हैं कि मान लो एम्प्लॉयर ने ड्रंक किया हुआ है, दारू पी हुई है, ऐसा कुछ किया हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, या सेफ्टी गार्ड को फॉलो नहीं करता है, अदर डिवाइस को यूज नहीं करता जिस वजह से बच सकता था, तो वहां पर एम्प्लॉयर की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो कंपनसेट करने वाला है। तो अब बात आती है कि जो प्रिंसिपल ग्रीवेंस है कंपनसेशन को लेकर, वो क्या है। कहता है कि कंपनसेशन कौन रिसीव करेगा। मान लो किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, या किसी पर्सन को मान लो ऐसे लग जाता है, तो उसको कंपनसेशन किसको रिसीव होने वाला है? या तो उसकी विधवा पत्नी है, या माइनर है, या उसकी कोई अनमैरिड डॉटर है, या उसकी विडो मदर है, उसको कंपनसेशन मिल सकती है। If the family or decrease per the fully depend on the earning of the employer at the time of the death, or a son or daughter who has attained the age of the 18 years, तो कंपनसेशन किसको मिल सकती है? उसके बेटे को या बेटी को, जिसको 18 साल की एज हो गई है और उनको लगता है कि पूरी की पूरी फैमिली उसी की इनकम के ऊपर डिपेंड थी, और उसकी एम्प्लॉय की क्या होगी, मान लो डेथ होगी, तो उसका बेटा या उसकी बेटी रिसीव कर सकती है। एक विदुर ए पेरेंट अदर देन ए विडो मदर, ठीक है, इसके अलावा भी रिसीव कर सकता है। एक माइनर, उसका जो उत्तराधिकारी है, या अनमैरिड डॉटर है, या जो भी लीगली जो भी है, उसको भी मिल सकता है। ए माइनर ब्रदर, छोटा भाई है, या अनमैरिड सिस्टर है, और ए विडो सिस्टर इफ ए माइनर के केस के अंदर ऐसा भी हो सकता है, या ए विडोड डॉटर इन लॉ, ठीक है, मतलब बंदा तो मर गया, अब बंदे के बेटा है, उस बंदे का बेटा भी नहीं है बट उसकी वाइफ है, उसको मिल सकता है। माइनर चाइल्ड भी है तो ऐसा भी है, उसको मिल सकता है। तो ये सारे टॉपिक वो हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी वर्कर की काम के टाइम पर, एक्सेट्रा, तो उस केसेस के अंदर जो कंपनसेशन है, कंपनसेशन किस किस को मिल सकता है, ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉय का पेरेंट्स खुद ही जिंदा नहीं है, एम्प्लॉइज के पेरेंट्स ही जिंदा नहीं है, तो उसके जो ग्रैंड पेरेंट है उसको वो कंपनसेशन मिल सकती है। नेचर ऑफ लायबिलिटी, कहता है कि यू में टू बी एलिजिबल फॉर द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, अगर हमको एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट का बेनिफिट लेना है, कुछ रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? यू मस्ट बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन, आपको इस कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, यू मस्ट हैव बीन इंजर्ड एट द वर्क प्लेस और द जॉब वाज एज सच दैट यू हैव बीन इंजर्ड, आपका काम ऐसा था या काम करने की जगह पर ही आप इंजर्ड हुए हो, तब आपको कंपनसेशन लेने का अधिकार है। सेक्शन 4 कंपनसेशन के अमाउंट के बारे में दिया हुआ है।
वेयर डेथ रिजल्ट फॉर द इंजरी, मतलब चोट लगी थी या कोई दुर्घटना घटित हुई थी उस वजह से डेथ हो जाती है, तो कंपनसेशन के अमाउंट के बारे में लिखा हुआ है। कहता है इन द केस, अगर किसी केस के अंदर इंप्लॉइज की डेथ हो जाती है, एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ द मंथली वेजेस, मंथली वेजेस का 50% मल्टीप्लाइड ए फैक्टर एज पर द गिवन द शेड्यूल 4, शेड्यूल 4 के अंदर हमने एक मान लो फैक्टर दिया हुआ है, उस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और वो भी जो भी अमाउंट होगा और ₹80,000 इज गिवन विच एवर इज मोर, जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो उसको मिलेगा। तो अगर किसी इंप्लॉई की डेथ हो जाती है तो हम क्या करेंगे, मंथली वेजेस की एवरेज करके उसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो फैक्टर दिया हुआ है शेड्यूल 4 में, और या 80,000 रुपीज जो भी ज्यादा है वो हम उसको इंप्लॉई को पेमेंट करेंगे। वेयर परमानेंट टोटल डिसेबल्ड रिजल्ट ऑफ द इंजरी, अगर चोट की वजह से वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है कि अगर वो काम ही नहीं कर सकता, तब क्या होगा, इन द केस द एम्प्लॉई हैज टोटल डिसेबल्ड द अमाउंट गिवन इज 60% और ₹90,000 विच एवर इज मोर, तो वहां पर हम 60% अमाउंट की बात कर रहे हैं और ये 90,000 की बात कर रहे हैं, जो भी दोनों में से ज्यादा होगा वो उसको मिल जाएगा। वेयर परमानेंट पार्शियल डिसेबल रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी, मतलब दुर्घटना घटित हुई, उसका कोई एक हिस्सा, मतलब थोड़ा सा हिस्सा डिसेबल हो गया, मान लो हाथ की 4 उंगलियां काम करनी बंद कर गई, या हाथ की 2 उंगलियां काम करनी बंद कर गई, या हाथ का इतना हिस्सा काम करना बंद कर गया, बाकी का बॉडी का हिस्सा तो काम कर ही रहा है, तो वो होगी पार्शियल डिसेबिलिटी। तो इन द केस ऑफ द परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी द कंपनी प्रोवाइड इज इक्वल टू डिसेबिलिटी एट द 60% और ₹90,000, तो वो इसके इक्विवेलेंट ही होगी जो टोटल डिसेबल के केस में थी। तो टोटल डिसेबल के केस में वही है जो पार्शियल डिसेबल के केस में है। यहाँ पे एक बार फिर से आपको पीडीएफ में लिंक दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, आप देख लेना, पीडीएफ आपको अलग अलग सब अपलोडेड फॉर्म में मिल जाएंगी। आगे है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। कहता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, टाइम पर उनको सैलरीज या वेजेस का भुगतान हो जाए, तो इस कमिटमेंट के साथ इस एक्ट को पास किया गया। तो इस एक्ट के अंदर मेन टारगेट क्या है, इंप्लॉइज को टाइम पर वेजेस पेमेंट करनी, सही वाली वेजेस पेमेंट करनी, मजदूरी में से जो भी वेजेस में से जो भी रजिस्टर्ड हमने जो पहले से फिक्स किया हुआ था डिस्काउंट करना, जो भी अमाउंट काटने वो अमाउंट ही कट किए जाएं, जो भी वेजेस को पेमेंट करने की जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस जो भी होगी उसको आप देख लो, जो भी प्रोसेस आपने फिक्स किया है, और जो भी नोटिस बोर्ड है उसके ऊपर लगा दो, उसके ऊपर बता दो कि हमने जो आपको वेजेस की पेमेंट करनी है वो किस अकॉर्डिंग करनी है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि इंप्लॉइज को पता ही नहीं होता कि वेजेस को पेमेंट करने का सिस्टम क्या है, उनको वेजेस कैसे मिलेगी, तो ये सारी बातें उनकी नोटिस में डाल देनी चाहिए। तो ये सारी बातें नोटिस बोर्ड पे लगा दो कि जो आपको वेजेस मिलेगी वो किस अकॉर्डिंग मिलेगी, पता चला कि आपके साथ भी धोखाधड़ी नहीं हुई और हमारे साथ भी धोखाधड़ी नहीं हुई, तो उनको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। कहता है कि जो ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां पर 20 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं या 20 से अधिक इंप्लॉइज काम करते हैं। बट रेलवे के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी रेलवे के जो भी फैक्ट्रीज हैं उसके ऊपर कानून लागू होता है, किंतु इसकी सीमा में कर्मचारी आते हैं जिनकी मजदूरी या वेतन पुराने संशोधित वेतन में 6500 रुपए 6500 रुपए मंथली से कम हो, तो वहां पर सारा का सारा सभी जगह पे अप्लाई होता है। कहता है कि जो वेजेस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है ना, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मजदूरी में जो बेसिक मजदूरी है उस बेसिक मजदूरी में के अंदर सारे के सारे अलाउंसेस भी अवेलेबल हैं, परंतु ट्रेवलिंग का अलाउंस, हाउस, लाइट, वाटर, डॉक्टरी सर्विसेज, इससे सारे भुगतान ग्रेजुटी को हम शामिल नहीं किया गया। जो भी बेनिफिट होगा, बेनिफिट से जो भी बोनस है भी शामिल नहीं किया जाएगा, परंतु इंसेंटिव बोनस या सेवा शर्तों में शामिल होना बोनस को हम इसमें इंक्लूड करके चलेंगे। मजदूरी भुगतान कानून की परिभाषा है, ये परिभाषा के अंदर आपको देख लेना है ध्यान से कि वेजेस के अंदर वो क्या क्या इंक्लूड कर रहा है और वेजेस को क्या क्या इंक्लूड नहीं कर रहा है। वेजेस के अंदर यहां पर जो बेसिक वेजेस है
या बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी के अंदर कुछ अलाउंसेस को तो इंक्लूड कर रहा है, पर कुछ बातें हैं इसको अंदर इसमें इंक्लूड नहीं किया। बट इंसेंटिव बोनस या सर्विसेज जो भी हैं वो अपने को इसमें लेके चलना है। कहता है कि मजदूरी जो भी वेजेस है कि अवधि 1 मास के भीतर कुछ भी हो सकती है। मतलब वेजेस अगर आपको पे करनी है, रोज की पे करनी है तो हर रोज पे करो, वीकली या हाफ वीकली या मासिक, जो भी है फिक्स कर सकते हो। मतलब सामने वाले को वेजेस अब कैसे फिक्स करते हो, बस सामने वाले को बताना बहुत जरूरी है। ये बात आपको नोटिस बोर्ड पे लगानी बहुत जरूरी है कि आपको वेजेस कैसे पी की जाएगी और इसकी क्या प्रोसेस होगी। ठीक है। अगर रेलवे के अंदर बात करें तो वहां पर अगर 1000 व्यक्ति से कम व्यक्ति काम करते हैं तो 7 दिन के अंदर, और 1000 इंसानों से ज्यादा लोग अगर काम करते हैं तो आपको पेमेंट कब करनी होगी, 10 दिन के भीतर आपको करनी होगी। क्योंकि इंप्लॉय अगर ज्यादा है तो थोड़ी सी छूट दे दी गई है, 10 दिन होगी, अदरवाइज विद इन 7 डेज आपको पेमेंट करनी होगी। तो कर्मचारियों को हर महीने मजदूरी का जो भुगतान करना है वो कैसे है। कहता है कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले इंप्लॉइज हैं तो उनको पेमेंट कैसे करनी है, हर महीने के लास्ट डे। अगर वो ट्रैफिक वाले लोग हैं, ट्रैफिक में काम करते हैं इंप्लॉइज, तो उनको पेमेंट क्या करनी है, हर महीने की 7 या 8 तारीख को। अगर वो रनिंग वाले या टेक्निकल लाइन वाले इंप्लॉइज हैं उनको पेमेंट कब करनी है, 13 से 14 तारीख को। अगर वो इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, इंजीनियर डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो उनको पेमेंट कब करनी है, हर महीने 21 या 22 तारीख को पेमेंट करने की यहां पर अरेंजमेंट किया गया है। कहता है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग भुगतान की पेमेंट के अन्य प्रावधान के अनुसार सारे भुगतान चालू करेंसी में होने चाहिए। मतलब अपने को जो भी पेमेंट करनी है अमाउंट के फिगर में देनी है, कैश की फॉर्म में या अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। चेक दे दो, कैश में दे दो, बट ऐसा नहीं है कि भाई तेरे को 20,000 चाहिए तो 20,000 के बदले मोबाइल ले ले ना, तो वो अमाउंट की फॉर्म में होनी चाहिए जो भी करंट में चल रहा है। हम सामने वाले को प्रोडक्ट नहीं दे सकते। फिर हमारा जो पेमेंट है वो कैश में होना चाहिए, और अगर इंप्लॉइज की सहमति से वो चेक द्वारा भी किया जा सकता है। जो भी काम करने के दिन ही हो गए आपको भुगतान उसी में ही करना है, भुगतान ऑफिस की टाइमिंग में ही करना है। यदि किसी की सर्विस अवर हो गई है, हमने किसी की सर्विस समाप्त कर दी है, तो उसको 48 आवर्स के अंदर ही हमको उसका भुगतान करना है। तो सेक्शन 3 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को भुगतान विटनेस के लिए नामित किया गया है, रजिस्टर किया, तो सारे भुगतानों के लिए जिम्मेदार होता है। तो मतलब अगर हमने किसी को विटनेस बनाया है कि इस बंदे को पेमेंट करनी है, तो जो भी विटनेस बनेगा, विटनेस ही सारी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, पेमेंट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग हमें वेजेस में से कौन कौन सी कटौतियां कर सकते हैं। मान लो सामने वाले ने कुछ गड़बड़ की तो जुर्माना लगा दो, तो वेजेस कम। काम में छुट्टी की है, वेजेस कम। हमने कोई प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो वेजेस कम। कोर्ट का कोई ऑर्डर है, वेजेस कम। या हमने कोई लोन लिया हुआ है या एडवांस लिया हुआ है, इनकम टैक्स की बात है, मकान का किराया है, कुछ और कोई रकमें हैं, या ग्रेचुइटी में कुछ जमा किया है, बीमा का प्रीमियम है, या हमने कोई फैसिलिटीज ली हुई थी उसका कोई पैसा काटा है, या स्कूल या चंदा है, कोई फीस है, इसके लिए भी अमाउंट अगर आपको वेजेस या सैलरी में से काटना है तो काट सकते हो। जाली सिक्के हमने स्वीकार किए थे तो इसके लिए उसकी सैलरी उसकी कट जाएगी। अस्पताल का खर्च था, बिजली की फीस थी, बिजली है, पानी है, सफाई है, तो ये भी अगर इंप्लॉइज अगर लिखित में सहमति दे देता है तो हम उसके पैसे इतने काट सकते हैं। या इंप्लॉइज अगर रिटर्न में बोल दे कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर फंड के अंदर पैसा डालना है, या अर्थक्वेक फंड में डालना है, या जो बाढ़ में लोग डूब जाते हैं या बाढ़ के अंदर जो भी लोगों को दिक्कत आती है उनकी हेल्प करने के लिए अगर मेरे को 1 दिन की सैलरी देनी है, उसकी कटौती करनी है, तो ये सारी कटौतियां आप उसकी वेजेस या सैलरी में से कर सकते हो। बट सामने वाले को इस बारे में पता होना बहुत जरूरी है। कहता है कि इस एक्ट के अंदर कुछ प्रावधान और भी हैं। कहता है कि अगर आपको सामने वाले के ऊपर फाइन लगाना है तो फाइन किया जा सकता है, और इस फाइन की आप वसूली भी कर सकते हो। तो वे काम या भूले जिनके ऊपर जुर्माना लागू होगा, नोटिस बोर्ड पर स्थानीय भाषा में लगाना बहुत जरूरी है। मतलब आपको सामने वाले को पहले बता देना होता है कि आपके ऊपर ये फाइन लग सकता है। तो फाइन के बारे में इंफॉर्मेशन सभी को पहले से होनी चाहिए। ऐसा नहीं फाइन लग गया फिर बताओ कि भाई तेरी ये गलती थी। तो फाइन के बारे में सामने वालों को पहले पता होना चाहिए कि ये भूल करोगे, ऐसा वैसा करोगे तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है। ये फाइन की बातें
नोटिस बोर्ड पर आपको जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें लगानी बहुत जरूरी है, इंग्लिश में प्लस हिंदी में प्लस जो भी लोकल लैंग्वेज है। और औपचारिक जांच जरूरी नहीं है, परंतु सामने वाले को आंसर देने का भी टाइम देना है। तो ये जुर्माना सैलरी का 30% तक एक बार में और गलत काम या भूल की तारीख के 60 दिन के भीतर वसूली जरूरी है। जुर्माने का रजिस्टर रखना भी बहुत जरूरी है। सामने के ऊपर जो भी फाइन लगाओगे और जो भी आप फाइन कलेक्ट करोगे तो वो कहां पे लगाओगे, वो आपको जमा कर देना है स्टाफ बेनिफिट फंड, उसमें आपको जुर्माना जमा करवाया जाता है। अब काम की अनुपस्थिति को लेकर क्या है, कहता है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग 10 या अधिक कर्मचारी या एक योजना के अनुसार काम ना करे। हमने क्या देखा कि कुछ एम्प्लॉइज मिलकर इकट्ठे होकर काम नहीं कर रहे, 10-11 एम्प्लॉय मिल गए मान लो, काम नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे, फिर वहां पर कुछ ना कुछ ध्यान से देखेंगे, या उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया हो, या प्राप्त कारण ना दिया हो, या काम ना करने पर अनुपस्थिति अवधि के अनुपात में वेतन से कटौती की जा सकती है। मतलब सामने वालों ने क्या किया है, बिना किसी रीजन से ही छुट्टी ले ली या काम करने का प्लान बनाया कि काम नहीं करेंगे, कारण भी नहीं बताया, कोई एप्लीकेशन नहीं दी, तो हम सामने वाले की सैलरी में से कटौती कर सकते हैं। तो इसमें 8 गुना धन तक हम उसके ऊपर पनिशमेंट लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक दिन के लिए 1 + 8 यानी 9 दिन, 2 दिन के लिए 2 + 8 10 दिन का सैलरी काटा जा सकता है। तो इसके लिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इसमें 1 माह पहले नियमों को नोटिस पे लगा देना बहुत जरूरी है। मतलब ये जो आप सैलरी काटने की बात कर रहे हो ना, इस बात के बारे में सामने वाले को पहले से पता होना बहुत जरूरी है। 1 महीना पहले नोटिस लगा दो कि अगर आपने इस तरह की गड़बड़ी की तो आपकी सैलरी काट ली जाएगी। कभी कभी क्या होता है, कुछ इंप्लॉइज क्या करते हैं, इकट्ठे हो गए, फर्म को छोड़ देते हैं, छुट्टी ले लेते हैं या काम नहीं करते। तो अगर उन्होंने एक दिन भी ऐसा किया है ना कुछ लोगों ने, तो उनकी अब सैलरी काट लो 9 दिन की, ठीक है। 2 दिन के लिए 2 + 8 दिन की, तो 10 दिन की सैलरी आप उनकी काट सकते हो। तो ऐसा कर सकते हो। अब बात आती है रजिस्टर और वार्षिक विवरण, जो भी आपको एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होती है। तो इस कानून के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी का रजिस्टर, फाइन लगाने का रजिस्टर, प्रॉपर्टी की जो भी नुकसान हुआ या प्रॉपर्टी खोने पर जो भी वसूली का रजिस्टर है, या जो भी उन्होंने एडवांसेस लिए हुए हैं, उन सारे रजिस्टर को रखना बहुत जरूरी होता है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स होंगे वो आपको इंग्लिश, हिंदी या लोकल लैंग्वेज में नोटिस बोर्ड पे लगाने होंगे। जो भी आपने पेमेंट करनी है वो पेमेंट किस अवधि के लिए करनी है, किस तारीख को किया जाना है, ये बातें आपको लिखी होनी चाहिए। ये बात मैंने को बताई थी ना कि पेमेंट अगर आपको डेली करनी है तो डेली कर लो, वीकली करनी है वीकली कर लो, हर 15 दिन में करनी है तो पेमेंट हर 15 दिन में कर लो, सैलरीज अगर आपने हर 30 दिन में करनी है तो हर दिन में कर लो। मतलब आपको पेमेंट कैसे करनी है ये बात भी नोटिस बोर्ड पे लिखी होनी चाहिए। पेमेंट कौन सी डेट को करेंगे ये भी लिखी होंगी, पेमेंट किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग होगी ये भी देख लेंगे। पेमेंट लगाने के अंदर कौन कौन सी कटौती हो सकती है, कौन कौन सी सैलरी में से आपको अमाउंट कटवाना है, ये सारी बातें भी पहले से लिखी होनी चाहिए। फाइन कौन कौन सी बात के लिए होगा ये भी लिख सकते हो। आपकी फर्म के अंदर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनके तोड़ने पर आपके ऊपर फाइन लग सकता है, ये सारी की सारी बातें एक हिंदी में, इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज में जो नोटिस बोर्ड है उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। कहता है कि इस कानून के नियम के उल्लंघन में सजा या जुर्माने का भी प्रावधान है। यदि हम सैलरी या वेजिस की पेमेंट करने के अंदर भुगतान में देरी करते हैं या गलत कटौतियां करते हैं या उल्लंघन किया है हमने रूल्स एंड रेगुलेशन का, तो जुर्माना किया जा सकता है। तो यह जुर्माना 3750 रुपए तक का भी हो सकता है। यदि किसी इंप्लॉई का नुकसान हुआ है उसे हर्जाना भी मिल सकता है, जो गलत कटौती के 10 गुने तक भी हो सकता है। मतलब अगर हमने कोई गलत कटौती कर दी है तो उसको 10 गुना हर्जाना भी हमको उसको देना पड़ सकता है। अगर ऐसा कोई मामला है जिसमें हमने नोटिस नहीं लगाया था या जुर्माने का फाइन का रजिस्टर नहीं रखा था, तो 1500 रुपए का तो जुर्माना हो सकता है, जो 7500 तक हम बढ़ा सकते हैं। तो इस संबंध में सरकार द्वारा किसी ऑफिसर की नियुक्ति भी करती है जो नियमों के उल्लंघन की शिकायतों को सुनकर उन पर निर्णय करेगा और उनके ऊपर दंड भी लगा सकता है, फाइन भी लगा सकता है, पनिशमेंट भी फिक्स कर सकता है। तो अगर रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ते हो तो रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ने के नाम पर आपको फाइन लगा सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली क्या है, जो भी हमको रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं ढंग से मेंटेन करने होते हैं, चाहे वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हैं, चाहे वो पेमेंट करने के हैं, चाहे वो आपने फाइन लगाने का रजिस्टर है, या प्रॉपर्टी के नुकसान से जो भी वसूली हुई है, या इंप्लॉइज ने जो भी एडवांस लिए हुए हैं,
छुट्टी के हैं, सारे रजिस्टर आपको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने होते हैं। अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो आपके ऊपर फाइन लगाने की बात भी आ रही है। और फिर क्या बोला लास्ट में कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी ऑफिसर को नियुक्त भी कर सकती है जो ये फिक्स करेगा कि जुर्माना कितना लगाना है, दंड देना है, पनिशमेंट देनी है कि नहीं देनी है। तो ये हमारा टॉपिक जो था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का, ये भी कंप्लीट हो चुका है।